साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में अब एक नया ड्रामा स्टार्ट हो गया है। कल की रात देखा गया था कि स्ट्रांग रूम के बाहर बड़ा प्रदर्शन किया गया, ममता बनर्जी भी पहुंच गई उस कैंपस में और आधी रात तक ये ड्रामा चलता रहा। बीजेपी टीएमसी में भिड़ंत भी हुई, ऐसे सुनने में आया। और आज बताया जा रहा है शुभेंदु अधिकारी भी वहां पहुंच गए और वो कह रहे हैं कि हमें इस तरह से लड़ना नहीं चाहिए, चुनाव होना था हो गया, जो रिजल्ट आएगा उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और स्ट्रांग रूम के बाहर या ईवीएम पर या चुनाव अधिकारियों पर संदेह नहीं करना चाहिए। पूरा मामला क्या है, पहले मैं आपको मामला समझाता हूं। हुआ ये था कि कोलकाता की बात है। कोलकाता में जो स्ट्रांग रूम है, विशेष तौर से भवानीपुर का स्ट्रांग रूम का मतलब होता है, पहले मैं स्ट्रांग रूम बताऊं, एक ऐसा कोई सरकारी स्कूल या कोई सरकारी बिल्डिंग जहां पर ईवीएम्स को रखा जाता है वोटिंग के बाद। जब वोट हो रहे होते हैं और वोटिंग एक दिन की पूरी हो जाती है, जैसे आज वोट पड़ने थे, वोटिंग पूरी हो गई, शाम को जब आखिरी वोट पड़ेगा तो आखिरी वोट पड़ने के बाद ईवीएम को क्लोज का बटन दबा के क्लोज कर दिया जाता है और उसके बाद उसमें एक भी वोट नहीं पड़ सकता। ईवीएम को, कंट्रोल यूनिट को अलग कर लिया जाता है और वीवीपैट को अलग कर लिया जाता है। दोनों पर सील लगा दी जाती है और ये सारी जो सीलिंग है, क्लोजिंग है, ये सब जितने भी पार्टीज के वहाँ पर प्रतिनिधि हैं, टीएमसी वालों ने किसी को भेजा होगा, बीजेपी वालों ने किसी को भेजा होगा, किसी और पार्टी वालों ने भेजा होगा, इन सब के सामने के भाई देख लो हम इसमें सील लगा रहे हैं, लगा दें? हाँ साहब लगा दो। सब देख लो बैटरी परसेंटेज कितना है इसका, 79% है, कर दें बंद? हाँ सब कर दो। सबके सामने होता है, हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं सबके। उसके बाद पेटियां पैक होकर के गाड़ी में लद करके स्ट्रांग रूम की ओर ले जाई जाती हैं और इस गाड़ी में आपके चुनावी अधिकारी होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इलेक्शन कमीशन के। गाड़ी के पीछे सीआरपीएफ की गाड़ी चलती है, गाड़ी के अंदर भी सीआरपीएफ होती है और जो कैंडिडेट्स हैं या कैंडिडेट के प्रतिनिधि हैं उनको भी अलाउ होता है कि गाड़ी के पीछे पीछे आप भी अपनी गाड़ी लेके जा सकते हो, ताकि आपको ये सुनिश्चित रहे कि कहीं से कोई टेम्परिंग वगैरह की गुंजाइश तो नहीं है। और जीपीएस भी लगा होता है गाड़ी में, ट्रैक हो रही होती है और पीछे से गाड़ी वीडियो फुटेज भी बनाती हुई जाती है कि देख लो यहाँ से ईवीएम निकली और कंट्रोल रूम तक पहुंची, उसका पूरा वीडियोग्राफी भी होती है। कंट्रोल रूम में अंदर ले जाने के बाद फिर सब प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है कि सभी लोग आकर के देख लो, टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, सब लोग आकर के देखो, हम ले आए हैं, टोटल इतनी ईवीएम्स हैं, इतनी मशीन्स हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की हैं, अब ले जा करके मेरे अंदर रख रहे हैं, रख दें? हाँ साहब रख दो, रख दो। अंदर ले जाके रख दी जाती है। फिर अब हम देखो ताला लगा रहे हैं मेन गेट पर, ताले में हम सील लगा रहे हैं अपनी, तो इलेक्शन कमीशन अपनी भी सील लगवाता है। साथ में पार्टीज वालों को भी अधिकार होता है, वो भी चाहे तो अपनी लगा दें। टीएमसी वाला अपनी सील ला के साहब हमने भी देखो लॉक कर दिया, बीजेपी वाला हमने भी लॉक कर दिया, सब संतुष्ट हो लिए कि अब ईवीएम बिल्कुल सेफ गार्ड होते हुए ऐसे रखिए कि यहाँ पर कोई भी टेम्परिंग नहीं कर सकता। और अगर आपने ईवीएम में कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की, कुछ भी आपने करने का प्रयास किया, तो उसमें बैटरी में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, बैटरी परसेंटेज में। जैसे ही आप करने का प्रयास करोगे तो हो सकता है ईवीएम वहीं की वहीं जैम हो जाए, फिर वो सब रीडिंग दिखाए ही ना। तो आप किसी भी हाल में ईवीएम को हैक नहीं कर सकते और ईवीएम इंटरनेट से कनेक्ट हो नहीं सकती और किसी तरह से आप इसमें डेटा बाईपास वगैरह ये नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने पहले चुनौतियां भी दी हैं पहले कई बार कि देखो ये रखी ईवीएम, आकर के हैक करके दिखाए, कोई नहीं आया था। तो हुआ ये कि इस पूरे मामले में एक अफवाह उड़ा दी गई कि भाई जहां पर ये स्ट्रांग रूम है, ये जो कमरा, वही जो बिल्डिंग है, इस स्ट्रांग रूम में कोई हरकत कर रहा है, देखो ये बीजेपी वाला कोई है, ये कुछ छेड़छाड़ कर रहा है ईवीएम से। जबकि वो जो ईवीएम है उनसे तो कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं रही थी। न जाने कौन सा वीडियो फुटेज चलाया जा रहा था सीसीटीवी कैमरा का, और उसको करके पूरा एक क्योस मचा दिया गया कि देखो किस तरह से ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है। टीवीएम के कई सारे वर्कर इकट्ठे हो गए और फिर देर रात आते आते बारिश में ममता बनर्जी भी आ गई उस कैंपस में जहां ये स्ट्रांग रूम होता है और कैंपस में आकर के विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने लगी। कई घंटों तक वहां पर उपस्थित रही। ममता बनर्जी ने यह तक कह दिया कि मैं लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दूंगी, मैं चाहूं तो एक आवाज पर 10,000 लोगों को इकट्ठा कर दूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी तरह से लोकतंत्र की हत्या हो। मैं चाहती हूं कि जो ईवीएम में दर्ज हो चुका है वो रहे, उससे कोई छेड़छाड़ ना कर पाए। ये बीजेपी वाले छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसी में एक बात और सामने आई, जो कुणाल घोष हैं, जो टीएमसी वर्कर हैं, उनका कहना यह है कि हमको ईमेल करके ये बताया गया था कि स्ट्रांग रूम 4 बजे दोबारा खुलेगा, एक बार आकर के फिर वेरीफाई कर लेना सब कुछ, ऐसा करके। लेकिन देखा गया कि जो पार्टी वर्कर्स हैं 3:30 तक वहाँ पहुँच गए थे। फिर सडनली एक ईमेल आता है जिसमें बताया जाता है
कि 4 बजे खुलेगा, मतलब वही वाली बात घुमा फिरा के, लेकिन बताया जा रहा है कि इसको खुलने से पहले ही बीजेपी वाले को अंदर बुला लिया गया था, जबकि कोई इसका सबूत नहीं मिला है। इसमें ऐसे ही कहाँ था, जो सीईओ हैं उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग पोस्टल बैलेट पर लगा रहे थे कि पोस्टल बैलेट पर देखिए छेड़छाड़ हो रही है, जबकि वो भी पॉसिबल नहीं है। इस पर सारा कुछ सीईओ क्लियर कर चुके हैं। बिना बात का क्योस मचाया गया है जिसमें कोई प्रूफ इनके पास नहीं है, एक सीसीटीवी फुटेज जिसका कोई लेना देना नहीं है इससे। सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, कितने लोग आए, क्या सवाल ये है कि ये टेंडेंसी क्या है। आखिर ममता बनर्जी और टीएमसी वालों को इतनी क्या घबराहट है कि आकर के स्ट्रांग रूम के सामने खड़े हो गए। ऐसी क्या बेचैनी है, ममता बनर्जी के चेहरे से बेचैनी झलक रही है कि उनको ऐसा क्या डर सता रहा है हार का कि अब कैसे भी कुछ ऐसा हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्सनली, मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसी का रिमार्क है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि शायद कोशिश ये भी हो सकती है या थी कि इतने टीएमसी वर्कर इकट्ठे हो जाएं कि इतना क्योस मच जाए कि स्ट्रांग रूम में तोड़फोड़ कुछ ऐसी हो जाए कि सब कुछ रद्द हो जाए। हो सकती है बंगाल हिंसा के लिए जाना गया है, इन तरह की चीजों के लिए जाना गया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी के वर्कर पहुंच गए, ममता बनर्जी पहुंच गई, कोई अंदर घुसा बाहर घुसा, पता नहीं किस तरह की अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं। मैंने 4-5 सोर्सेज से थ्योरी देखी, हर जगह अलग अलग मिल रही है। कोई कहता है कि छेड़छाड़ करने के लिए बीजेपी वाला कोई घुस गया, कोई कहता है नहीं इलेक्शन कमीशन खुद कर रहा था, कोई कहता है कि ये तो साफ फुटेज यहाँ का है ही नहीं, कोई कहता है नहीं तो बैलेट पेपर्स को कलेक्ट करके डाल रहा था। तरह तरह की थ्योरीज हैं। नथिंग इज रिलेटेड टू दिस इलेक्शन, और वो भी भवानीपुर से, जहाँ से ममता बनर्जी खुद लड़ रही हैं। तो उनको ऐसा क्या डर सता रहा है कि उनको ये सब करना पड़ रहा है। शायद ममता बनर्जी को ग्राउंड रिपोर्ट मिल चुकी है कि 4 मई दीदी गई। अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि फर्ज कीजिए यही चीज यूपी में हो जाती और कोई बीजेपी का नेता पहुंच जाता, बिहार में हो जाती बीजेपी का नेता पहुंच जाता, या गुजरात में हो जाती बीजेपी का नेता पहुंच जाता, तो आपको नहीं लगता कि हाहाकार मच जाता? बीबीसी भी छापता, अल जजीरा भी छापता, भारत के वामपंथी पत्रकार एक के बाद एक वीडियोस रिलीज करते, टीवी पर चलता कि देखिए बीजेपी इस तरह से इलेक्शन जीतती है। फिर एक थ्योरी तैयार कर दी जाती कि बीजेपी जो लगातार इलेक्शन जीत रही है वो इस प्रक्रिया से जीत रही है, इसे कहते हैं ईवीएम हैकिंग। जबकि ईवीएम पर आखिरी वोट पड़ने से लेकर के जब बक्सा खुलेगा काउंटिंग का, उसकी हर प्रक्रिया में पार्टी वर्कर्स को इंक्लूड किया जा रहा है कि देख लो सब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। सब साइन भी कर रहे हैं, सब देख भी रहे हैं, वीडियो भी बन रहा है, उसके बावजूद भी क्योस पैदा किया जा रहा है ताकि जनता के दिमाग में भ्रम चला जाए कि ये तो हैकिंग से जीते हैं। अच्छा, 4 तारीख को अगर बीजेपी जीत जाती है तो टीएमसी वर्कर्स में तो संदेश जा सकता है ना, अगर ये चीज 1-2 बार और हो गई तो संदेश जा सकता है कि अरे बीजेपी जीती है हैकिंग करके। तो उनका जो कॉन्फिडेंस गिरना था वो गिरने की वजह स्टेबल रहेगा, और हो सकता है बदला लेने की भावना भी आ जाए कि तुम हैकिंग से जीते, अब तुम्हें बताते हैं हम। अगर जनादेश से ये हार जाएं और कोई ड्रामा ना करें तो टीएमसी के वर्कर्स का कॉन्फिडेंस ही गिर जाएगा। उसको बनाए रखने के लिए कोई ना कोई झूठ देना पड़ता है, और झूठ ये कि देखो ईवीएम हैक कर दी इन्होंने। जो राहुल गांधी झूठ चला रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम अब तो नहीं चला रहे हैं, तो वोट चोरी लेकर के कुछ नए आए हैं, लेकिन ईवीएम चलता था। अरविंद केजरीवाल कहते थे ईवीएम हैक हो गई है, तमाम तरह के विपक्ष के नेता कहते थे, और अब देख लीजिए स्ट्रांग रूम के बाहर जाके किसके वर्कर्स खड़े हुए। अब अगला सवाल मेरा ये है कि आप ये बताइए, कई बार कांग्रेस ने कहा कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग कराइए, लिख करके पर्ची डाल दी। मान लो बंगाल का इलेक्शन बैलेट पेपर से कराया जाता तो अब तक ममता बनर्जी ये थ्योरी बना चुकी होती कि बैलेट पेपर्स में काउंटिंग इधर उधर कर दी गई है। साहब देख लीजिए, उसमें तो भाई कोई ऐसा डेटा नहीं है, ना तो बैटरी का परसेंटेज है ना कुछ है, उसमें तो कुछ भी कर सकते हो आप। तो उसमें तो ये और बड़ा इल्जाम लगा देते, हो सकता है ये टीएमसी वाले खुद ही गड़बड़ कर देते। तो आप खुद देख लीजिए किस तरह से चल रहा है और मीडिया किस तरह से खामोश है, जो वामपंथी मीडिया है। मैं यहाँ ये बताने नहीं आया हूं कि खबर कल की क्या थी, उससे लेना देना नहीं है। मैं आपको ये बताने आया हूं कि कल कोशिश क्या की गई, के साथ कोशिश ये हुई ममता बनर्जी और उनके वर्कर स्ट्रांग रूम के बाहर, या कहें कि स्ट्रांग रूम के कैंपस तक पहुंच गए, और उसको कवरेज देने वाला कोई नहीं है।
चर्चाएं चल रही हैं, इस पे हल्ला मचाने वाला पूरा वो एकदम माहौल बना देने वाला कोई नहीं है। यही बीजेपी के किसी स्टेट में हो जाए फिर देखिए आप। अब एक सवाल और, मैंने जैसा कि आपको बार बार बताया है कि ममता बनर्जी ने अपने पूरे इलेक्शन में एक भी बार ये नहीं बताया कि पिछले 15 साल में इन्होंने क्या अचीवमेंट हासिल किया है, डेवलपमेंट में क्या किया है, एक भी नहीं बताया, ना किसी ने जिक्र किया। उधर आप यूपी में देख लो, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, गंगा एक्सप्रेसवे का, तुरंत वामपंथी स्टार्ट हो गए कि अरे ये तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी में अगले साल चुनाव है। हम तो कह रहे हैं चुनाव की वजह से कर रहे हैं, कर तो डेवलपमेंट के उद्घाटन रहे हैं। तुम्हारी दीदी ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, ना कहा है, ना गिनाया है। इस तरह से पूरा मीडिया चलता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मीडिया को एक्सपोज कर रहा हूं। और देखो, मैंने पहले भी चर्चा करी है, फिर एक बार याद दिला दे रहा हूं। अभिषेक बनर्जी बकायदा गाड़ी पे चढ़ के, इस तरह से गाड़ी पे चढ़ा हुआ है, क्या कह रहा है आपको मालूम है? बकायदा वीडियो अवेलेबल है, आप सुन लें। इसका कहना यह है कि 4 तारीख आ जाने दो, 4 तारीख को 12 बजे के बाद मैं देखूंगा कि दिल्ली से किसका बाप तुम लोगों को बचाने आता है। तुम लोग यानी कि जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। इसने ये भी कहा था कि देखो बकायदा, हाँ, ये कि पिछली बार हम आरामबाग, गोघाट, खनाकुल और पुरसुरा यहाँ पर हार गए थे, टीएमसी वाले हार गए थे। बोले हम पिछली बार यहाँ हार गए थे, तुम लोगों ने बीजेपी को जिता दिया था, लेकिन हमने तुमसे कुछ नहीं कहा, ये हमारी दरिया दिली है। लेकिन इस बार 4 तारीख को 12 बजे के बाद देखता हूँ किसका बाप तुम्हें बचाने आता है। ये बात कह रहा है अभिषेक बनर्जी, जो मिनिस्टर है, ममता बनर्जी का भतीजा है, और इस पर चर्चा करने वाला मीडिया में कोई है ही नहीं। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, खुलेआम। और यहाँ यूपी में योगी जी ये कह देते हैं कि अगर किसी ने लड़की को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा है, जहन्नम की टिकट कटाने के लिए तैयार रहें। तो यहाँ पर हाहाकार मच जाता है कि बताइए ये किस तरह से इंसाफ दे रहे हैं। यहाँ योगी जी कह देते हैं कि कोई माफिया बचेगा नहीं, एक एक को चुन चुन के साफ कर देंगे। तो कहते हैं ये कौन सा तरीका है? यहाँ अतीक अहमद मर जाता है, मुख्तार अंसारी मर जाता है, तो उसके जनाजे में लोग शामिल होते हैं बड़े स्तर पर। उसके लिए जो है श्री करके या कहें कि जी करके संबोधित किया जाता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अतीक अहमद के लिए तो संसद में भी शोक मनाया गया था। मजबूरी है, क्या करें, सांसद रहा है कभी, उसी जनता ने जिता के भेजा, चाहे डर से जिताया हो। अब सांसद के लिए खड़े होना पड़ता है, 2 मिनट, तो प्रोटोकॉल है तो है, लेकिन जहां प्रोटोकॉल नहीं है तुम तो वहां शामिल हो रहे हो। तो यहाँ कानूनी व्यवस्था चला रहे हैं तो उसका विरोध हो रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है तो कोई चर्चा करने वाला नहीं है। ये है विडंबना। आंखें खोल लीजिए। एक और चीज आपको दिखाता हूं। रवीश कुमार 2018 में कह रहा था कि बंगाल में देखिए किस तरह से हिंसा होती है, बंगाल में अगर हिंसा ऐसे ही होती रही तो कैसे चुनाव हो पाएंगे। अरे केंद्र को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय बल वहाँ पर लगाए, सीआरपीएफ वहाँ पर बढ़ाए। ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस काम को, ऐसा कहा था। और इस बार लगा दिया। आपको पता है 2.5 लाख के आसपास हमारे जवान वहाँ गए थे सीआरपीएफ के। तो कह रहा है कि ये किस तरह से चुनाव कराया जा रहा है, ये कैसे इतनी ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा दी जा रही है, इसको इस बात पर दिक्कत है। एक और खबर आपको दे देता हूँ। बांग्लादेश से खबर आ रही है। बांग्लादेश के एमपी, जी हाँ, अख्तर हुसैन ने कहा है कि शायद बंगाल में बीजेपी जीत रही है, और अगर बीजेपी जीत गई तो बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ रेफ्यूजी क्राइसिस हो सकता है। रेफ्यूजी क्राइसिस का मतलब जो अवैध बांग्लादेशी बंगाल पहुंच गए हैं, कहीं वो वापस ना आने लग जाएं, ये दिक्कत हमें हो सकती है। तो बांग्लादेश में इस बात की चिंता है कि बीजेपी कहीं जीत ना जाए। तो अब अंदाजा लगा लीजिए कि बांग्लादेशियों के लिए या इस तरह के तत्वों के लिए टीएमसी कितनी फायदेमंद थी। इसलिए हमें राष्ट्रवाद की बात करनी पड़ती है। इसलिए मैं विरोध करता हूँ विपक्षी पार्टियों का। विपक्षी पार्टी में अच्छी पार्टी भी रही हैं। उड़ीसा में नवीन पटनायक रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते थे। मायावती जी बहुत बढ़िया हैं, ठीक है, उनके काल में करप्शन के आरोप लगते थे उन पर, लेकिन मायावती जी ने पिछले 10-11 साल में एक बयान ऐसा नहीं दिया है जो राष्ट्र के खिलाफ हो। बहुत बढ़िया काम उनका है ये। ऐसे तमाम नेता हैं, ऐसा नहीं है।
विपक्ष का मतलब ये कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी और केजरीवाल ही नहीं है, ये तो खोखला कर रहे हैं देश को अंदर से। ये समझने की आवश्यकता है। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।